अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी रिसर्च वर्क आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वो किस तरीके से डिवाइड होता है, सेग्रीगेट होता है अकाउंटिंग बेसिस पे एंड टैक्स बेसिस पे। लेकिन आप जब अकाउंटिंग के जब एनुअल अकाउंट्स जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं आप एनुअल रिपोर्ट पे। और जब आप टैक्स के पीएनएल बनाते हैं तो उसको आप रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जो होता है सेक्शन 114 के लिहाज से। अब दोनों में बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्यों है। टैक्स का कानून बेसिकली इस चीज़ को डिसअलाउ करता है कि आपने जो अकाउंटिंग्स के अंदर प्रोविजंस किए हुए होते हैं या अनरियलाइज गेन रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, जो अभी रियलाइज गेन नहीं होता, उनको वो टैक्स वाला कहता है कि हम उसको डिसअलाउ करते हैं। मीन्स कि वो एक्चुअल पोजीशन पे जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको वो अलाउ करता है, उसको वो देखता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इसका एक रिजल्ट नहीं करता। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसका भी एक रिजल्ट होता है, जो कि हम अकाउंट्स के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आखिर में रिजल्ट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अकाउंटिंग बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एनुअल रिपोर्ट में होते हैं, और जो टैक्स का पीएनएल बनता है वो इनकम टैक्स रिटर्न होता है। अच्छा, बैलेंस शीट भी इसी तरीके से होती है। चलिए ना, तो अब हम आते हैं कि ये हमारा पहला जो पीएनएल का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सेल्स होता है। अच्छा, सेल्स जो है अकाउंटिंग के अंदर IFRS 15 या IAS 18 के लिहाज से होता है। सही है। इसी तरीके से सेम इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 18 और 34 के हिसाब से होता है। सही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली है। IFRS ने भी मान ली है, टैक्स वालों ने भी आपकी बात मान ली है। ठीक है। दूसरी चीज आती है कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इनकम के बेस पे होते हैं, जो कि लिखा हुआ है सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 20 के अंदर लिखा होता है इसके अंदर कि हम जो भी आपने एक कंपनी में कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं पूरे साल के अंदर, हम उसको अलाउ करते हैं बेसिस ऑन दैट कि वो इनकर्ड हो रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग बिजनेस इनकम, तो उसको अलाउ कर देते हैं। मैंने ये नीचे लिखा होगा सेक्शन 20-21 के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आया वो अकाउंटिंग के लिहाज से होता है IAS 16 के लिहाज से, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन होता है IAS सेक्शन 22 और थर्ड स्केड्यूल के हिसाब से। तो अब बात ये आ गई कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो रेट्स में डिफरेंसेस आते हैं। जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो टैक्स थर्ड शेड्यूल में अलग आते हैं। यहाँ पे तो IAS 16 में तो कंपनीज अपने जजमेंट्स की बेसिस पे, जजमेंटल की बेसिस पे और उस एसेट की कंजम्पशन की बेसिस पे अपना रेट डिफाइन करती है। तो अगर ये दो रेट्स में डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी पे अकाउंटिंग के लिहाज से मैं कह रहा हूँ 10% है, जबकि टैक्स के लिहाज से 15%। तो ये जो 5 रुपये का जो डिफरेंस है, 5 का जो डिफरेंस है 5 रेट का, इसको कैसे कैटर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि भाई ये जो डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है इसकी वजह डेप्रिसिएशन की एक और वजह आती है कि इनिशियल अलाउंस मिलता है, टैक्स वाले आपको अलाउ करते हैं, जबकि अकाउंटिंग में ऐसे इनिशियल अलाउंस दिया नहीं जाता। तो इसका भी क्या ट्रीटमेंट हो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मेरी बात हो गई। अब जो जितने अदर एक्सपेंसेस हैं ना सर, इसको आपने ये देखना है कि ये इनकर्ड हुए हैं इनर टैक्स से। सेकेंडली बात ये कि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं बिजनेस के लिए हुए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने कहा है इनकम चार्ज ड्राइव चार्ज बिजनेस इनकम के लिए। तो ये दो डिफरेंसेस आ गए हुए हैं। अच्छा, अब मेरी
जो आगे जो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, अब यहाँ पे अगर जो डिफरेंस आता है, इसको आप जो कैटर करते हैं अपने एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसका नाम होता है डेफर्ड टैक्स। जी सर, डेफर्ड टैक्स का एलिमेंट, डेफर्ड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कह रहा होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो कि टैक्स वालों ने अलाउ किया है या नहीं किया, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको कैटर करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे अंडर द हेड टैक्सेशन का। एक सबसे लास्ट एक नोट आता है, उसके अंदर डेफर्ड टैक्स आता है। आप उसमें कैटर ये करेंगे कि भाई ये इनकम ऐसी है जो मैं इस दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आगे जाके इसका एसेट या इसका इनकम या इसका एसेट या इसका एक्सपेंस या इसकी लायबिलिटी में बाद में जाके रिकॉर्ड करूँगा, अभी नहीं कर पा रहा मैं। तो उसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स का आपने उसको उसके टाइटल में लिखे। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ना एग्जांपल्स करेंगे ताकि यू विल क्लियर अबाउट दैट व्हाट हाउ द डेफर्ड टैक्स विल बी वर्क। अच्छा, आपका एक सवाल होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टैक्स वाले बिल्कुल ही नहीं अलाउ करते, तो उसका डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इम्पेयरमेंट लॉस है या अनरियलाइज्ड गेन है, सही है। तो अब क्या सर, क्या इसका भी आपको डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि टैक्स वाला तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो टैक्स वाला टैक्स रेपुटेशन को अलाउ कर रहा है ना। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो आपको एक टैक्स क्रेडिट देता है। पहले के ज़माने में 65B और E का टैक्स क्रेडिट होता था, मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पता होगा। अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास था, ये इसका टैक्स क्रेडिट था, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास लॉसेस थे। जब लॉसेस थे आपके पास, तो सबसे पहली बात क्या होगी आपके पास कि ये तो आप इसका जो टैक्स क्रेडिट है ये तो अपने अकाउंट्स में ले ही नहीं सकोगे, इसका बेनिफिट तो आप इनकम टैक्स में ले ही नहीं पाओगे। तो आप इस पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि इस टैक्स बेनिफिट, इस चीज़ का बेनिफिट आपने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स, अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में लिया ही नहीं, आपको मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना। सिमिलरली अगर कंपनी के पास लॉसेज है, तो जो बिजनेस लॉसेज अगर आते हैं, अगर बिजनेस लॉसेज अगर आपके पास आते हैं तो और उसका बेनिफिट जो टैक्स वाला देता है कि आप 6 टैक्स ईयर तक उसको क्लेम कर सकते हैं, तो अगर वो आपको नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिलता तो आप उसका डेफर्ड टैक्स बताओगे ना लोगों को। अच्छा, ये लोग जो मैंने बोला आपको कौन है? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल पब्लिक के लिए बने जाते हैं। तो जब ये बेनिफिट्स आपने जो इनकम टैक्स में रिटर्न में नहीं दिए, ये सामने वाले को बता रहे हो ना कि भाई मेरे पास टैक्स के ये बेनिफिट्स पड़े हुए जो मैं आगे क्लेम करूँगा, जो मैंने अपने इनकम में ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं नहीं दिखाया, इससे मैंने डेफर्ड टैक्स को बुक कर रहा हूँ, उसको इसका बेनिफिट मैं लूँगा। इसी तरीके से कोई भी बेनिफिट आपके पास होता है, मिनिमम टैक्स का बेनिफिट आता है, एडजस्टमेंट आती है आपके पास मिनिमम टैक्स की। अगर आपके पास एडजस्टमेंट आती है मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 के लिहाज से, बहुत सारे लोगों को पता होगा 113 की एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट अगर आती है तो ये एडजस्टमेंट अगर मैं ऐसा नहीं ले सकता तो मैं आगे सब कैसे लूँगा, उसको डेफर्ड टैक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। मैं ये छोटा सा बता देता हूँ उसके बारे में भी, 113 के एडजस्टमेंट्स के बारे में बहुत लोग का मिसकॉन्सेप्ट है, मैं भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है ना, वो निकली आपके पास 100 रुपये की, जो एट द रेट ऑफ 29%, और एक मिनिमम एमटीआर की लायबिलिटी निकली आपकी जो कि 1.25 है, ये सेक्शन 113 के लिए वो निकली है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 150 रुपये। तो अब ज़्यादा क्या आएगा, हायर ऑफ बोथ, इनमें से जो हायर होगा वो कंसिडर करेंगे सर। एक और होता है एसीटी, इसको भी देखा
जाता मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। मैं कह रहा 50 रुपये से ज़्यादा है, मिनिमम टैक्स ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा है ना 50 रुपीज़ से, इसको आप डेफर्ड टैक्स में रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट ऑफ प्रिविलेज रेट जो भी होगा। उसकी वजह ये है कि आप अपने मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे रहे हो ना, आपको बनता कितना था लेकिन आपका मिनिमम कितना आ रहा है, तो इसकी वजह से ये सेक्शन है, सेक्शन 5 के लिए आपको कि अगर आपको मिनिमम टैक्स एक्सीड कर जाता है आपके कॉर्पोरेट टैक्स से, ये नॉर्मल टैक्स से, तो आपको 50 रुपये का एडजस्टमेंट मिलेगा अगले साल की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये है ही नहीं, लॉसेस की वजह से जीरो है, तो क्या आप इस 150 रुपये का, इस 150 रुपीज़ का डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करेंगे? सो द आंसर इज नो। इसकी वजह ये है कि केस लॉस में एक बात मैं आपको बता दूँ, एक हाईकोर्ट का एक केस भी था, इसमें वो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास लॉस हो तो आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना है ना, ये मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना। अगर आपका लॉस है तो आप जबरदस्ती का तो वो नहीं, तो इसकी एक और वजह मैं बता दूँ, तो शायद बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पता भी हो। आप कुछ सोचिए आपके पास लॉस आ रहा है, तो जब बिजनेस लॉस पे, इस बिजनेस लॉस में जब आप डबल टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो डबल बेनिफिट क्यों ले रहे हो? यहाँ 6 साल का भी ले लो, यहाँ 3 साल का भी ले लो, तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मिनिमम टैक्स तो आपको देना ही देना ना, मिनिमम टैक्स की तो कानून में, तो मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना ना, इतना फैक्टर को देना ही देना ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कवर करने की कोशिश की है, मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रिसर्च को बढ़ाने के बाद मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास बहुत सारे IFRS, या ISs हैं जिनका ताल्लुक बिग डेटा से। हम इंशाल्लाह इस बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे कंसिडर करेंगे कि IFRS और IRAP प्लस इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ, ऑडिट। हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे कि हम मतलब हम रिसर्च करेंगे कि भाई कौन से IFRS है जिसको बिग डेटा के साथ मिलाएं तो एक ऑडिटर्स को अपना ऑडिट करने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह इस पर डिस्कस हम करेंगे। इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह हुआ तो मैं इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूँगा। बाकी मेरा टास्क है कि इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स हो गया, बहुत सारे IFRS या IS है जिससे हम डिस्कस करेंगे कि भाई की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। आप मुझसे काउंटर कर सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं, और इंशाल्लाह देखिए फिर हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच।